लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मानित। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को घाटे से उबरकर मुनाफे में आने पर दी बधाई। कहा, महज 4 साल में बैंक ने 87 करोड़ रुपए का कमाया है मुनाफा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कैबिनेट की हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्षा प्रभावित किसानों को मिलेगा 2 गुना मुआवजा। राज्य में अब तक 15 लाख हेक्टेयर फसल को पहुंचा है नुकसान। ओडिशा के पंचायती राज मंत्री प्रदीप कुमार अमात ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा। ओडिशा में 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ की ओर से किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेफ्स्कॉप के पब्लिकेशन को रिलीज किया। अमित शाह ने राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का विकास करना चाहते हैं, देश की हर तहसील और पंचायत तक सहकारिता आंदोलन का फैलाना चाहते हैं, तो हमें इसकी रणनीति बनानी होगी। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हर क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन फला फूला। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन संघर्ष कर रहा है, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सहकारिता आंदोलन सिर्फ किताबों में रह गया। अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का समविकास करने चाहते हैं, देश की हर तहसील तक, हर पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, उसका व्याप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने इसकी रणनीति अलग से सोचनी पड़ेगी।
अमित शाह ने कहा 95,000 पैक्स और 14,000 ब्रांच का महत्वपूर्ण आधार हमारे पुरखों ने हमें दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में हमें संकल्प लेना होगा कि पैक्स सदियों तक चले। ये 95,000 पैक्स, 14,000 ब्रांचेस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की, 2,000 ब्रांचेस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, ये सब कुल मिलाकर मिला ले तो हमारे सामने एक मजबूत आधार हमारे पुरखों ने बनाकर आज दिया है। इस बेस के आधार पर, इस नींव के आधार पर एक मजबूत इमारत आजादी के अमृत वर्ष में बनाने का हमारा संकल्प होना चाहिए। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि हर क्षेत्र में सहकारिता पहुंचे, इसके लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा पीएम मोदी का कार्यकाल सहकारिता के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा पैक्स को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। हर क्षेत्र के अंदर सहकारिता पहुंचे और सहकारिता के माध्यम से ही कृषि धिराण हो, इसके लिए भी हमने काम करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं मोदी जी प्रधानमंत्री है, उससे अच्छा अनुकूल समय सहकारिता आंदोलन को मिलने वाला नहीं, क्योंकि मोदी जी का एक दृष्टिकोण है, विजन है। अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक अर्थतंत्र को पहुंचाना है, हमारे अर्थतंत्र के विकास के साथ साथ उसका भी विकास करना है, तो सहकारिता के अलावे, सहकारिता क्षेत्र के अलावे ये कोई नहीं कर सकता। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा पैक्स का सुचारू संचालन बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी जिला सहकारी बैंकों को हर पंचायत में पैक्स की 5 साल की रणनीति तैयार करनी चाहिए। हमारा सबसे पहला काम सभी जिला सहकारी बैंक, सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का यह होना चाहिए कि हर पंचायत में पैक्स का 5 साल का एक रणनीति तैयार करना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने अपने क्षेत्र के अंदर हर पंचायत में पैक्स कैसे बन सकता है, इसकी 5 साल की रणनीति बनानी चाहिए। हर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने वो रणनीति का मॉनिटरिंग करना चाहिए और नाबार्ड ने भी अपनी विविध योजनाओं के साथ वो रणनीति की पुष्टि करनी चाहिए। भारत सरकार भी अनेक योजनाओं के साथ इसका समर्थन करने जाएगी। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को घाटे से उबरकर मुनाफे में आने के अभूतपूर्व बदलाव पर बधाई दी है। महज 4 साल में लगभग 40 करोड़ रुपए का घाटा उठाने वाले बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में 87 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। मंत्री महोदय ने इस बात पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की कि इस बैंक द्वारा अर्जित किया गया अब तक का सर्वाधिक मुनाफा है। ठाकुर ने स्मरण करते हुए ये उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सहकारी समितियां बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाई जाए और उन्हें समान अवसर मिले और सहकारी समितियों पर लागू करों में कमी उसी लक्ष्य की ओर एक अहम कदम है। बैंक की उल्लेखनीय उपलब्धि सहकारिता से समृद्धि को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने इस बैंक के सभी 1,400 कर्मचारी को बधाई दी, जिनके द्वारा बैंक के 17 लाख से अधिक ग्राहकों के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने से पिछले 4 वर्षों में 3,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। वर्तमान में इस बैंक की 26 शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय धर्मशाला में है। पिछले 4 वर्षों के दौरान इस बैंक ने विभिन्न संकेतकों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। बैंक के निवेश में 2,324 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जबकि आरक्षित निधि में 26 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में वर्षा प्रभावित किसानों को एनडीआरएफ की तय मापदंड से 2 गुना आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही एनडीआरएफ की ओर तय 2 हेक्टेयर की मर्यादा 3 हेक्टेयर तक बढ़ा दी गई है। इससे राज्य के अधिक से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि भारी बारिश के कारण किसानों की फसल को नुकसान
नुकसान हुआ है। राज्य में पंचनामा हो चुके हैं, कुछ जगहों पर और पंचनामा शुरू हो रहे हैं। हमें मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 15 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। सरकार ने वर्षा प्रभावित किसानों को इतना मुआवजा देने का फैसला किया है जो अब तक कभी नहीं मिला। कैबिनेट की बैठक में एनडीआरएफ के तय मापदंड से दोगुना मुआवजा देने का फैसला लिया गया है। साथ ही 2 हेक्टेयर की सीमा को बढ़ाकर 3 हेक्टेयर कर दिया गया है। इससे किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। एनडीआरएफ के मापदंड के अनुसार किसानों को प्रति हेक्टेयर 6,800 रुपए मिलते हैं। शिंदे सरकार की ओर से कैबिनेट में इस राशि को दोगुना देने का फैसला लिया गया है। शिंदे सरकार के फैसले के मुताबिक अब किसानों को 13,600 रुपए मिलेंगे। बेघर को घर मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, लेकिन उड़ीसा में प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता की कमी और कई त्रुटियां पाई गई हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उड़ीसा के पंचायती राज मंत्री प्रदीप आमद के साथ राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में ये तय किया गया कि पात्र लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले, साथ ही अपात्र लोगों को लिस्ट से निकाला जाए, साथ ही पारदर्शिता के साथ योजना की निगरानी हो। बैठक में ये भी तय किया गया कि जो घर बन रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का ही लोगो लगे। आने वाले दिन में ट्रांसपेरेंसी हो, मॉनिटरिंग हो, गरीबों को उचित लोगों को घर मिले और जो अपात्र हैं वो उससे निकाले जाएं और कोई गरीब उसमें ना बचे। और मुख्यमंत्री उड़ीसा और देश के प्रधानमंत्री दोनों मिलकर के उड़ीसा में जाकर के फिर गरीबों को घर भी दें और उनके हाथ में पैसे भी उनके खाते में जाए। चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम के चरण 2 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल 151 जिले 24 राज्यों में फोर्टिफाइड चावल उठा चुके हैं। 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुए इस चरण के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगभग 6.83 LMT चावल वितरित किया गया है और ICDM तथा PM पोषण के तहत अब तक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगभग 7.36 LMT चावल उठाया गया है। दूसरे चरण में लगभग 52% जिलों ने ये खाद्यान्न उठाया है। प्रधानमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में 2024 तक पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से भारत सरकार की हर योजना में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की घोषणा की थी। तब से इस पहल ने पिछले 1 वर्ष के दौरान अच्छी तरक्की की है। इस बीच 15 अगस्त 2021 तक ऐसी चावल मिलों की संख्या 2690 थी, जहां ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था और इनकी कुल ब्लेंडिंग क्षमता लगभग 13.67 LMT थी। ऐसी मिलों की संख्या अब बढ़कर 9000 से ज्यादा हो गई है, जिन्होंने फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन के लिए ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है। देश में 9000 से ज्यादा चावल मिले हैं जिन्होंने फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन के लिए ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है और उनकी संचयी मासिक उत्पादन क्षमता लगभग 60 LMT है, जो पिछले साल के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। कम टर्न अराउंड टाइम TAT वाले आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिए तथा पोषण सुरक्षा की दिशा में एक कदम उठाने और देश में एनीमिया एवं कुपोषण से लड़ने में मदद करने के लिए चावल का फोर्टिफिकेशन दरअसल लागत प्रभावी और सहायक रणनीति साबित हुई है। ये रणनीति दुनिया के कई क्षेत्रों में लागू की गई है। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व हाथी दिवस पर एक वीडियो साझा किया। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या भाव चल रहा है।
चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 5 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक धान का रकबा बीते साल के मुकाबले 39,84,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 2,74,30,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 3,14,14,000 हेक्टेयर में हुई थी। राज्यों में चल रही धान की बुआई पर नजर डालें तो देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां खरीफ सीजन के दौरान धान की खेती बीते साल से आगे चल रही है। महाराष्ट्र में धान की बुआई बीते साल से 2,49,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं कर्नाटक में 41,000 हेक्टेयर, गुजरात में 37,000 हेक्टेयर और पंजाब में 52,000 हेक्टेयर। इसके अलावा तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी धान का रकबा बढ़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में धान की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 10 अगस्त को धान का भाव रहा 1,061 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,061 रुपए पर बना रहा, जबकि कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 10 अगस्त को धान का भाव था 2,250 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदे 72 रुपए मजबूत होकर 2,322 रुपए पर हुए। केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 अगस्त को धान 1,950 रुपए पर बिकी। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 10 अगस्त को धान का भाव था 1,960 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,950 रुपए। वहीं पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में 10 अगस्त को धान का भाव रहा 1,950 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 1,950 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 52 लाख टन बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 12,96,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12,43,70,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को केरल और तमिलनाडु की अधिकतर मंडियों में नारियल बिकवाली के लिए पहुंचा। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में 11 अगस्त को नारियल के भाव स्थिर रहे। कुछ मंडियों में इस दौरान नारियल के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एग्मार्कनेट के मुताबिक केरल की अंचल मंडी में 10 अगस्त को नारियल का भाव रहा 5,600 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में 1,000 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,600 रुपए। वहीं राज्य की ही मंजेरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 अगस्त को नारियल 2,650 रुपए पर बिका। इसी तरह तमिलनाडु की धारापुरम मंडी में 10 अगस्त को नारियल का भाव रहा 2,525 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 2,525 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही गोपालपट्टी मंडी में भी नारियल के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ बुधवार को नारियल का भाव था 1,500 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 1,500 रुपए पर हुए। पोलाची मंडी में 10 अगस्त को नारियल का भाव रहा 1,800 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,800 रुपए पर बरकरार रहा। भारत ने नारियल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। भारत नारियल के उत्पादन व उत्पादकता में सबसे आगे है और विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। नारियल की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 9,687 नट है, जो विश्व में सर्वाधिक है। नारियल से बने उत्पाद व उद्योग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को रोजगार मिल रहा है। नारियल की खेती में कम मेहनत और कम लागत होने से इससे सालों साल कमाई की जा सकती है। नारियल के पेड़ 80 वर्षों तक हरे भरे रहते हैं, यानी एक बार लगे नारियल के पेड़ से 80 वर्षों तक कमाई की जा सकती है। देश में करीब 21 राज्यों में नारियल की खेती की जाती है।
वहीं बात नारियल की पैदावार की करें तो साल 2020-21 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार साल 2020-21 के दौरान नारियल की पैदावार 1,45,00,000 टन के पार जा सकती है, जो विश्व का 34% है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1,40,06,000 टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। मध्य प्रदेश में बैंगन की रोपाई करें। किसान टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही लाल मिर्च की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। यही फूल गोभी की रोपाई करते रहें। मध्य प्रदेश में धान की रोपाई कर लें। इसके अलावा मूंग के खेत से खरपतवार निकालें। साथ ही उड़द के खेत से घास फूस निकाल लें। इसी तरह सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। किसान आंवले के बागों में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। वहीं कद्दू की बुआई करें। अभी खीरे की बुआई कर लें। यहाँ करेले की बुआई कर सकते हैं। किसान लौकी भी बोएं। छत्तीसगढ़ में धान की बुआई करें। धान के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं अरहर के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। किसान उड़द की बुआई करें। उड़द के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर लें। इसके अलावा मूंग की बुआई करते रहें। मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय मक्की की बुआई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में केले की रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह भिंडी की बुआई कर लें। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती कर सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा कार्य मंत्रालय ने इन्हें विभिन्न देशों में भेजा था। 8 अगस्त से शुरू हुआ ये संवाद कार्यक्रम 14 अगस्त तक चलेगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पूरा भारत देशभक्ति से सराबोर है और इस आजादी के महापर्व में सुरक्षा बलों की भी अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को चरितार्थ करते हुए सीआरपीएफ ने दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली। देश में आजादी का अमृत महोत्सव जारी है और हर इलाके में 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों ने जोर पकड़ा हुआ है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस भी आगे आई है। पुलिस ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और आजादी के इस महापर्व को समर्पित करते हुए हाफ मैराथन का भी आयोजन किया। हर घर तिरंगा के अंतर्गत मुंबई के डाकघर विभाग द्वारा एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के दादर स्थित स्वामीनारायण मंदिर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के राजगृह वास्तु तक इस रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बच्चों ने महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य लेजिम भी पेश किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राजकोट में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों में खासा जोश देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विश्व प्रसिद्ध डल झील में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा शिकारा रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस तिरंगा रैली का आयोजन जम्मू कश्मीर के युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकी हमले में मारे गए मोहम्मद अमरेज बिहार के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने उन्हें काफी नजदीक से गोली मारी। गंभीर हालत में अमरेज को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,561 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 18,053 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.53% हो गया है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 207.47 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 17,72,000 से अधिक टीके लगाए गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।